नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में क्यों? क्योंकि ये अभी कुछ टाइम से चर्चा में रहे हैं। जैसे अभी उनका बर्थडे था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रही है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में आप पहले में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप जवाब दे सकते हैं। जैसे कि है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बनता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन मेरा बनता है कि उनके मम्मी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और दादाजी का उनका नाम क्या था। उनकी वाइफ का नाम भी आप बता सकते हैं। तो फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए और कमेंट करिए कि उनकी माँ का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था, उनका जन्म स्थान कहाँ था। तो बात करते हैं कि गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी एक व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको भारत में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। अब उनकी चर्चा हम कर रहे हैं तो पहले हम जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करते हैं तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में हुआ था। अब ध्यान दीजिए कि अभी लिखना नहीं है, लिखूंगी मैं आपको व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं लिखूंगी। लेकिन पहले जान लेते हैं कि गांधी जी के बारे में कि क्या गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम क्या है। पहले क्वेश्चन मैंने बोला था कि गांधी जी का नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बात कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करते हैं तो जन्म हमारा हुआ था 2 अक्टूबर 1859 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। 1859 की बात करते हैं, 1869 में। और कुछ अगर हमें कोई डेट लर्न करनी हो तो हम क्या करते हैं कि कनेक्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री की एक जो अच्छी चीज है, अगर हमें डेट लर्न करनी है तो हमें दूसरी डेट से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अब 1869 में अगर मैं बताऊं तो 1869 में सुएज नहर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था और उसके 10 साल पहले 1859 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया। फिर अब बात हुई 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अभी मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि हमारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 1859 में। अब बात करते हैं इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, या उन्हें कहते थे काबा गांधी। इतना आपको समझ में आ गया। माता की बात कर लेते हैं तो माता का नाम है पुतलीबाई। इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हुआ। उस टाइम पे कस्तूरबा गांधी से हुआ था, जबकि जो कस्तूरबा गांधी जी हैं वो 13.5 वर्ष की थी, मतलब इनसे कुछ 6 महीने बड़ी थी। विवाह हुआ, इनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के नाम की बात करते हैं तो हमारा है, एक देवदास जी हैं, एक हरदास जी हैं, मणिलाल हैं, हरिलाल हैं। और गांधी जी का एक पुत्र पांचवा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जमुनालाल बजाज को। सॉरी सॉरी, राय बहादुर जमुनालाल बजाज। तो मैं ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, मैं इस व्हाइट बोर्ड में आपको बता देती हूँ। फर्स्टली मैंने क्या बताया, गांधी युग के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ गांधी युग। गांधी युग क्या क्या चीजें बताई? पहला बताया मैंने जन्म। ठीक है। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859 में। अब मैंने 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। और 1869 की मैंने आपको बात बताई थी। 1869 में मैंने आपको क्या बताया था? 1869 में हमारी स्वेज नहर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था।
सुएज नहर का फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? अब सुएज नहर का निर्माण ये हुआ था 10 साल पहले, 1859 में। इतना आपको समझ में आया कि स्वेज नहर कब बनी, इसका निर्माण कब हुआ, स्वेज नहर का फर्स्ट स्टेप 1869 में कंप्लीट हुआ। और क्या है, इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, स्वेज नहर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर। अब देखो लंबाई की बात कर लेते हैं। अब 1869 में हमारा जन्म हुआ था ना, तो आप 8 हटा दीजिए तो 169 इसकी लंबाई है। ठीक है, लेंथ हो गई। अब 1869 में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट बता दिया मैंने। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1956 में हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया, राष्ट्रीयकरण भी हो गया। अब क्या है, 1956 में क्या हुआ था, कुछ लर्न याद आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। एलआईसी की स्थापना, एलआईसी की स्थापना हुई थी। इतना आया आपको समझ में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में, एलआईसी की स्थापना 1956 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? एलआईसी हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, आप लिख लेना, हेडक्वार्टर मुंबई है। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना समझ में आने के बाद हम वापस चलते हैं। जन्म हो गया 2 अक्टूबर 1859 में। और इनके जो पूरा नाम है, पूरा नाम, पूरा नाम मोहनदास, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। इतना आया समझ में? ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम, पिता, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हमारे करमचंद गांधी या काबा गांधी। करमचंद गांधी या कहते थे उन्हें काबा गांधी। ठीक है, इतना समझ में आया। माता का नाम क्या है? माता का नाम है पुतलीबाई। 13.5 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता है, किससे? पत्नी है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और दादाजी का नाम किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो दादाजी हैं उनका नाम है उत्तमचंद गांधी, उत्तमचंद गांधी। अब हम बात कर लेते हैं जन्म स्थान की। ये तो हमने किया नहीं क्योंकि जो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इनके जन्म स्थान की बात करते हैं। जन्म स्थान कहाँ है, कि जन्म इनका कहाँ हुआ था, कि राज्य गुजरात, जिला पोरबंदर, राज्य गुजरात, जिला, जिला पोरबंदर, गांव कहाँ है? काठियावाड़, गांव काठियावाड़।
ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 में। 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, तो 2 अक्टूबर में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या है, 1859 की बात करते हैं, स्वेज नहर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था। एंड क्या हुआ था कि इसके 10 वर्ष पहले 1859 में स्वेज नहर का निर्माण किया। अगर इसका 8 हटा लिया जाए तो उसकी जो लंबाई है वो है 169 किलोमीटर। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, और एलआईसी की स्थापना भी कब हुई थी हमारी? 1956 में हुई थी। तो आप ये सब चीजें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसके आगे आपको कंटिन्यू फिर करवाती हूँ। कीजिए जल्दी से। ये नोट कर ली होगी, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे मैं इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगी? आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ इनको क्या क्या उपाधियां मिली थी, इनके पुत्र का नाम, और बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखते चलते हैं गांधी जी के बारे में। तब तक आप मुझे ये बता दीजिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताएं। ठीक है, अब मैंने गांधी जी के बारे में बता दिया था। ठीक है, गांधी जी का बचपन का नाम बताऊं तो मनु या मानो। ठीक है, इस चीज को मोनिया कहते थे, मनु या मोनिया। बचपन का नाम, बचपन का नाम मनु या मोनिया, मनु या मोनिया। ठीक है, ध्यान में रखना इसे। अब इसे, इसमें चलते हैं। इनके पुत्र का नाम, पुत्र इनके 4 थे। हरीलाल, हरी लाल, और कौन कौन से बताए थे? और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक बताया था हरीलाल, एक बताया था मणिलाल, मणिलाल, एक बताया था, और कौन सा बताया था? हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। रामदास और देवदास। और मैंने आपको ये भी बताया था एक इनका पांचवा पुत्र था, जो कि इन्होंने मतलब जिसे उसे बनाया था। पांचवा पुत्र बोलते हैं ना, जैसे मान लेते हैं। तो पांचवा पुत्र थे राय बहादुर जमनालाल बजाज। राय बहादुर जमनालाल बजाज, इतना मैंने आपको बता दिया था। जमनालाल बजाज। ठीक है, ये आया समझ में? राय बहादुर जमनालाल बजाज इनके पांचवे पुत्र का नाम है। फिर क्या है इनके साथ, ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अब इनकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। उपाधियां, अब क्या हुआ कि जो महात्मा, जो कि हमने सुनी है, कई बार सुनी है कि इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? फर्स्ट है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई। अब मैं ये आपको धीरे धीरे आगे जाते हुए बताऊंगी कि क्यों दी गई, क्या रीजंस थे, और कहां पर दी गई, कौन से आंदोलन के दौरान दी गई। तो आप चलते रहिए कंटिन्यू। नेक्स्ट है, इन्हें बापू कहते हैं। बापू, हम भी कहते हैं बापू। तो किसने इन्हें सबसे पहले बापू की उपाधि दी थी? तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इन्हें बापू की उपाधि दी गई। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी बनता है कि बाबा मलंग की उपाधि इन्हें दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? बाबा मलंग की उपाधि उस टाइम पे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उनके द्वारा इन्हें दी गई थी। एक आपने सुना होगा कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दी गई थी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले मैं इनकी उपाधियों को बता लिख लेती हूँ और आप इसे कंटिन्यू कर लेना। और आगे भी बहुत सारी उपाधियां दी है। वन मैन बाउंड्री फोर्स भी एक उपाधि दी गई है इन्हें। उपाधियां बहुत सारी दी गई हैं क्योंकि इनके काम इतने सारे हैं कि इन्हें किसी ना किसी उपाधि से नवाजा गया है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उपाधियां। डालिए उपाधियां। ठीक है, उपाधियां। पहला मैंने कहा बताया था महात्मा। महात्मा उपाधि किसने दी गई? एक महात्मा। दूसरी क्या बताई थी? महात्मा उपाधि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, और कौन सी उपाधि बताई थी? एक मैंने आपको बताई थी, इन्हें बापू की उपाधि दी गई थी। बापू। और भी उपाधियां दी गई हैं। और कौन सी दी गई? बापू की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दी गई। राष्ट्रपिता अभी बताया था। राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता किसके द्वारा उपाधि दी गई? तो राष्ट्रपिता दी गई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास कि इन्हें एक और उपाधि दी गई थी, बाबा मलंग की उपाधि। बाबा मलंग की उपाधि ये किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये 4 हो गए। और भी बहुत सारी उपाधियां दी गई है, पहले आप इसे नोट कीजिए, तब मैं आपको बता दी हूँ कि इसके अलावा भी हमारे क्या है, बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। जो कि कौन कौन सी दी गई हैं इसे पढ़ने के बाद बताती हूँ। एक हमारी अर्धनग्न फकीर भी दी गई है। नीचे लिख लेते हैं या यहीं लिख लेती हूँ मैं। अर्ध नग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर इन्हें किसने कहा है? अर्धनग्न फकीर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा है। विंस्टन चर्चिल द्वारा। चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि देशद्रोही फकीर भी इन्हें कहा गया। देशद्रोही फकीर। अब ये उपाधि किसके द्वारा दी गई है? देशद्रोही फकीर। ये उपाधि दी गई है लॉर्ड माउंट सॉरी, देशद्रोही फकीर तो फ्रैंक मॉरेंस ने दी है। फ्रैंक मॉरेंस। इन्हें दी गई है एक उपाधि वन मैन बाउंड्री फोर्स। आप लिख लो वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये उपाधि है। ये उपाधि किसने दी है? ये उपाधि दी गई है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 2 क्वेश्चन तो गांधी जी से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं इसके बाद इनके समाचार पत्र में प्रकाश डालूंगी, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खान। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। देशद्रोही फकीर फ्रैंक मॉरेंस एंड वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, आप इसे उतारिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज कर लीजिए।
हो गया होगा। मैं इसे मिटा देती हूँ। इनका एक आंदोलन चलाया गया था। इनका सबसे फर्स्ट वाला आंदोलन का नाम क्या है? वो किसी को भी नहीं पता होगा, मे बी। बताएंगे कौन सा आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा? बताओ जल्दी से। मैं तब तक इसे मिटा देती हूँ, क्लियर से साफ कर देती हूँ। ये क्लियरली साफ नहीं हो रहा है। एक आंदोलन, इनका फर्स्ट आंदोलन था जिसका नाम था गिरमिटिया आंदोलन। ठीक है। ठीक है, तो आप लिखिए गांधी जी के समाचार पत्र। हेडिंग डाल दीजिए गांधी जी के, गांधी जी के समाचार पत्र। ठीक है। अब गांधी जी के समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं उनका नाम बताना है। तो जो गांधी जी के जो समाचार पत्र हैं, ठीक है, फर्स्ट है यंग इंडिया। यंग इंडिया लिखी थी इन्होंने इंग्लिश में। कब लिखी थी? तो 1990 में, 1919 में इन्होंने हमारी यंग इंडिया लिखी। सेकंड इन्होंने क्या लिखी? सेकंड इन्होंने नवजीवन लिखी। कौन सी लैंग्वेज में थी? ये गुजराती लैंग्वेज में थी, जो कि 1919 में लिखी थी। थर्ड है हमारी हरिजन। हरिजन इनकी पहली हिंदी है। ठीक है, तो पहला हिंदी समाचार पत्र हरिजन है, जो कि 1933 में इन्होंने लिखा था। एक इनका इंडियन ओपिनियन, एक पत्र, साप्ताहिक पत्र है जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था। तो मैं इन सबको लिख लेती हूँ और आप भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट, फर्स्ट है यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है। सेकंड कौन सा था? यंग इंडिया के बाद कौन सा बताया मैंने? नवजीवन। नवजीवन के बाद कौन सा बताया? थर्ड कौन सा बताया? थर्ड मैंने बताया हरिजन, हरिजन। फोर्थ मैंने क्या बताया था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। अब ये कब कब प्रकाशित हुए? फर्स्ट जो हुआ वो 1919 में हुआ, यंग इंडिया। नवजीवन 1919 में, हरिजन 1933 में। ठीक है। अब जो यंग इंडिया है इसका प्रकाशन कौन सी लैंग्वेज में होता है? तो फर्स्ट हमारा इंग्लिश में है। ठीक है। और नवजीवन हमारा गुजराती में है, गुजराती। और हरिजन हमारा हिंदी में है। और जो इंडियन ओपिनियन है ये एक पत्रिका है, साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका। और कहाँ से निकाली गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो ये भी ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना, अच्छे से करो इसे। तो गांधी जी के समाचार पत्र की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा यंग इंडिया, 1919 में इंग्लिश में प्रकाशित होता है। नवजीवन की बात करती हूँ, ये गुजराती में प्रकाशित होता है 1919 में। हरिजन की बात कर लेते हैं तो 1933 में प्रकाशित हो रहा है और हिंदी में है ये। इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, ये साप्ताहिक पत्रिका है जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। अब इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? इसके बाद में मैं पढ़ाऊंगी उनके पुस्तकें के बारे में। ठीक है, मिटा दूं ये। इनकी पुस्तकों की बात करती हूँ। एक इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज करके।
ठीक है। हिंद स्वराज, एक इनकी आत्मकथा लिखी इन्होंने, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी के, गांधी जी की प्रमुख पुस्तक, की प्रमुख पुस्तकों की बात कर लेते हैं, पुस्तकों की बात करते हैं। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं कि गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, फर्स्ट मैंने क्या बताई आपको, पहली बताई हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है वो गुजराती में प्रकाशित हुई थी, 1909 में उसे प्रकाशित किया गया था। और वो मतलब कहते हैं, सुना है कि ये जो पत्रिका है ये एक जहाज में बैठकर लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरे सत्य के साथ अनुप्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो आत्मकथा है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो आत्मकथा इन्होंने गांधी जी ने लिखी है ये कौन सी लैंग्वेज में है। तो ये कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये हमारी गुजराती लैंग्वेज में है। 1925 में इसे क्या हुआ था कि प्रकाशित किया गया था। और 1925 की बात बताऊं तो 1925 में एक और चीज की स्थापना हुई है, आरएसएस की स्थापना। तो 1925 में देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। ठीक है, आगे चलते हैं, पुस्तकें लिख लेते हैं गांधी जी की पुस्तकों के बारे में। तो पहली कौन सी बताई मैंने आपको, फर्स्ट बताई मैंने, फर्स्ट मैंने आपको बताई हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में मैंने आपको क्या बताया था, जो हिंद स्वराज है ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी लैंग्वेज में थी, ये थी गुजराती में, ये थी गुजराती में, ठीक है। और ये क्या, एक जहाज में बैठकर लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा की बात करते हैं, आत्मकथा, मेरे सत्य के साथ अनुप्रयोग, मेरे सत्य के साथ, सत्य के साथ अनुप्रयोग, गुजराती भाषा में लिखी गई ये भी, ठीक है। और इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है तो वो भी लिख लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, ध्यान रखना इसे। मैंने आपको पुस्तकें बता दी, हिंद स्वराज 1909 में, हाँ, और आत्मकथा मैंने 1925 में, ठीक है। 1925 में मैंने आपको क्या चीज बताई, आरएसएस की स्थापना भी बताई है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब दो चीजें एक साथ पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगी कि गांधी जी की जो आत्मकथा है वो मेरे साथ सत्य के साथ अनुप्रयोग है, इन्हें कब, ये कब प्रकाशित हुई थी, 1925 में। और 1925 में क्या हुआ था, आरएसएस की स्थापना भी हुई थी, नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं इनके निजी सचिव की बात करती हूँ, दो इनके निजी सचिव हैं। निजी सचिव कौन कौन थे, निजी सचिव वैसे तो अगर आप पढ़ोगे आगे तो निजी सचिव हमारे दो हैं। पहला है, पहले हैं महादेव देसाई और दूसरे हैं प्यारेलाल, महादेव देसाई और दूसरे हैं सेकंड प्यारे लाल। तो समझ में आ गया, पुस्तकों की बारे में बात हो गई कि कौन कौन से हैं। तो हिंद स्वराज हो गई, हमारे 1909 में प्रकाशित होती है, गुजराती में है। फिर आत्मकथा की बात हो गई, तो मेरे सत्य के साथ अनुप्रयोग जो कि गुजराती में लिखी गई थी, इसे इंग्लिश में कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, 1925 में ये प्रकाशित होती है। और आरएसएस की स्थापना भी 1925 में हुई थी। निजी सचिव की बात करते हैं तो महादेव देसाई जी हैं और प्यारेलाल देसाई जी हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट कर लीजिए, नोट कीजिए इसे फटाफट से।
हो गया होगा नोट? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इनके दो भजन हैं, आपने सुना होगा। कौन कौन से इनके भजन हैं? एक वो सुना है होगा आपने कि वैष्णव जन तो तेने कहिए वाला भजन इनका प्रिय भजन है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा भजन इनका है रघुपति राघव राजा राम। तो लिख लीजिए प्रिय भजन, हेडिंग डाल लीजिए प्रिय भजन। ठीक है, प्रिय भजन। प्रिय भजन फर्स्ट हमारा कौन सा बताया मैंने? वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन एक बन रहा है कि आपके लिए क्वेश्चन है कि जो वैष्णव जन तो तेने कहिए है, इसके रचयिता कौन है? और दूसरा दूसरा क्या है? रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, इनके कौन है? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए की बात करते हैं तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने, जबकि रघुपति राघव राजा राम की बात कर लेते हैं तो ये लिखा है विष्णु दिगंबर ने। विष्णु दिगंबर, दिगंबर। और ये किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, नरसिंह मेहता ने। तो आपको ये प्रिय भजन समझ में आ गए कि कौन कौन से हैं? फर्स्ट वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता जी द्वारा लिखा गया। रघुपति राघव राजा राम, ये लिखा गया है विष्णु दिगंबर जी, दिगंबर जी के बारे में, दिगंबर जी ने। ठीक है, अब इनकी शिक्षा की बात करेंगे, ये नोट कर लिया होगा। तो अगर मैं इनकी शिक्षा की बात करती हूँ कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो गांधी जी ने जो बैरिस्टर की शिक्षा एजुकेशन ली थी, वो ली थी कहाँ से? इंग्लैंड से। और वहां से ये इंग्लैंड, पहले इन्होंने इंग्लैंड से एजुकेशन ली। इंग्लैंड के बाद ये क्या कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। इन्होंने वहां पे भी कुछ चीजें, मुकदमे लड़ने लगे, कुछ चीजें सीखी वहां से भी। उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका। सुना होगा दक्षिण अफ्रीका में उन्हें बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। उस टाइम पे 1893 की बात चल रही है। तो 1893 में क्या होता है कि अब्दुल्ला सेठ का एक मुकदमा लड़ना था, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया और 1893 में ये मुकदमा लड़ने चले भी गए। बहुत सारी चीजें हुई, जैसे 1894 में इन्होंने क्या किया था कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना कर डाली। ठीक है, और उसके बाद 1893 1908 में 1908 में ये पहली बार बोल कहा जाता है कि कारावास गए थे। ठीक है, और 1908 की बात तो ये हो गई। 1901 की बात बताती हूँ कि कलकत्ता का अधिवेशन था और कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है कि कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने कब भाग लिया? तो 1901 में लिया। 22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। 9 जनवरी 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वहां पर इंडिया में वापस आ गए। 9 जनवरी को आपको पता होगा भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गांधी जी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, तो 22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत सी भूख हड़तालें की, बहुत सी चीजों की स्थापना करी, जैसे हमारी एम्बुलेंस सेवा हो गई। उसके अलावा हमारे एशियाटिक ओरिएंटेड के खिलाफ विद्रोह कर डाला। और सुनने में ये भी है कि पहली बार सत्याग्रह भी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, और इन्हें मतलब बहुत से, जैसे बोल सकते हैं, दार्शनिक को पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे हमारे टॉलस्टॉय हो गए और हमारे थॉरो हो गए, जॉन रस्किन हो गए और भगवत गीता हो गई।
तो इनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ बोलते हैं कि बहुत कुछ लिया भी, ग्रहण भी किया। उसके बारे में उन्होंने आगे हमें बताया है। तो इसे जानने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डाल दूंगी इसमें कि एजुकेशन का। आप अपना आप से लिखिए कि गांधी जी ने बैरिस्टर की एजुकेशन के लिए ये इंग्लैंड चले गए। उसके बाद यह मुंबई में मुकदमे लड़ने लगे। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी बस, ठीक है। तो 1893 की बात कर लेते हैं। 1893 में ये मुकदमा लड़ने गए थे, ठीक है। 1893 में अब्दुल्ला सेठ का अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए और कितने टाइम तक रहे? 22 वर्ष तक। 22 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। अफ्रीका में रहे और कब आए? रहे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। गांधी जी भारत वापस आए। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। ये हुआ। और क्या बताया था? एक बताया था 1894 में इन्होंने वहां पे नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल कांग्रेस की हो गई। और क्या बताया था मैंने आपको? इन्होंने 1901 की बताई थी। 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। 1901 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ था? 1901 की घटना हो गई। इतना समझ में आ गया? अगर ये नोट कर लेते हो तो मैं इसे मिटा दूंगी थोड़ी देर में। जल्दी नोट कीजिए। हो गया है। इसके बाद 1901 की बात तो हो गई। 1908 में पहली बार कारावास गांधी जी को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब इन्होंने वहां जाके जो जो काम किए हैं वो लिख लेते हैं। जैसे पहले तो इनका ये वाला 1924 वाला भी लिख लो कि पहली बार ये बेलगांव अधिवेशन में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो लिखो 1924 का है ना। तो लिखो बेलगांव अधिवेशन में पहली बार
पूछा गया था ये पेपर में, इम्पोर्टेंट भी लिख लो, इम्पोर्टेंट। 1924 बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस का अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये तो आप खुद ही लिख लेंगे ना, मैंने जो आपको बताया, जैसे कि इन्होंने वहां पे एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ विद्रोह भी किया था। उसके अलावा पहली बार सत्याग्रह, ये लिख लीजिए कि पहली बार सत्याग्रह किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली बार सत्याग्रह इन्होंने वहीं पे कर डाला। और क्या क्या चीजें की थी इन्होंने? और ये वहां पे हड़ताल, जेल भी गए थे हड़ताल के दौरान। अब मैंने इन्हें बताया कि इन्हें अनेक दार्शनिकों को पढ़ा था, तो जो दार्शनिक इन्हें बहुत अच्छे लगे, जो जिनसे प्रभावित दार्शनिक जिनसे ये प्रभावित हुए थे, उनका नाम लिख लेती हूँ। फर्स्ट है हमारे टॉलस्टॉय। सेकंड है हमारे भगवत गीता। थर्ड मैंने क्या बताया था आपको? थर्ड मैंने बताया था थोरो। और फोर्थ है हमारा जॉन रस्किन। इनसे ये प्रभावित हुए थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था? एक टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, और एक की थी हमारे फोनिक्स आश्रम की स्थापना। तो लिख लो यहाँ पे, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी और एक की थी फोनिक्स आश्रम। ठीक है, दो आश्रम की स्थापना इन्होंने की। अब जो टॉलस्टॉय आश्रम है, ये कहाँ पर है? टॉलस्टॉय आश्रम हमारा जोहान्सबर्ग में है। ठीक है, और फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी डरबन में। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि प्रभावित दार्शनिक कौन कौन से हैं। तो टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे, भगवत गीता से ये प्रभावित थे, थोरो से ये प्रभावित थे और जॉन रस्किन से ये प्रभावित थे। टॉलस्टॉय आश्रम की बात कर लेते हैं। इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम बनाया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। फोनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने कहाँ की थी? डरबन में की थी। तो इसे नोट करिए, ये नोट कर लेंगे तो आगे मैं इसके आगे चर्चा करूंगी। हो गया नोट? नहीं हुआ है तो बता दो, मैं आगे बताऊंगी फिर आपको। 1924 में इन्होंने बेलगांव की अध्यक्षता की थी और पहली बार सत्याग्रह किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, प्रभावित दार्शनिक टॉलस्टॉय, भगवत गीता, थोरो और जॉन रस्किन है। टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है? जोहान्सबर्ग में है। फोनिक्स आश्रम कहाँ है हमारा? फोनिक्स आश्रम हमारा है डरबन में। ठीक है, चलो अब ये बताऊंगी मैं कि दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित हुए थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रेरित हुए थे ये, तो उसमें से क्या क्या चीजें इन्होंने ली हैं, क्या नहीं लिया है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, चलो देखो, अब बात करते हैं इनकी कि क्या बोलते हैं। इन्होंने कुछ चीजों से दक्षिण अफ्रीका में प्रेरित हुए थे। मैंने आपको टॉलस्टॉय बता दिया, थोरो बता दिया, जॉन रस्किन बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने थोरो की एक बुक है
सॉरी सिविल डिसओबीडियंस, उस बुक से इन्होंने क्या लिया था? सविनय अवज्ञा शब्द। ठीक है। सेकंड है हमारा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की बुक है माई किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। माई किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उस बुक से हमने क्या लिया था? उस बुक से हमने लिया था सत्य संबंधी विचार लिए थे। और जॉन रस्किन की बात करते हैं तो उनकी एक बुक है अनटू द रेस्ट। ठीक है, तो उनसे उन्होंने एक वर्ड लिया था, वो लिया था हमारा सर्वोदय शब्द। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, लिखते हैं। अब किससे क्या लिया वो लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा। ठीक है, ये मैंने किससे बताया? ये मैंने बताया ये शब्द कहाँ से लिया है? ये शब्द जो लिया है ये थोरो से लिया है। ठीक है, थोरो की कौन सी पुस्तक से? थोरो की जो पुस्तक है सिविल डिसओबीडेंस। सिविल डिसओबीडेंस। ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया था? सेकंड ये बताया था कि जो सत्य संबंधी विचार हैं वो लिए गए थे। सत्य संबंधी विचार ये लिए गए थे। ये किस पुस्तक से लिए गए थे? ये लिए गए थे टॉलस्टॉय की बुक। टॉलस्टॉय की बुक क्या बताई थी मैंने? टॉलस्टॉय टॉलस्टॉय की बुक है द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंग is God within you। ठीक है, ये सत्य संबंधी लिया। फिर एक और लिया था, सर्वोदय शब्द। सर्वोदय शब्द कहां से लिया था? सर्वोदय शब्द रस्किन बॉन्ड अनटू द रेस्ट से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? सविनय अवज्ञा शब्द थोरो की सिविल डिसओबीडेंस से लिया गया। सत्य संबंधी विचार टॉलस्टॉय की द किंग इज गॉड विद इन यू से लिया गया। सर्वोदय शब्द लिया गया रस्किन बॉन्ड की अनटू द रेस्ट से। अब गांधी जी की बात करते हैं, इसके बाद की चर्चा में चलते हैं। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की कोचरन अहमदाबाद में। कब की? जब 9 जनवरी 1915 में ये जब वापिस आए तो इन्होंने ये स्थापना अहमदाबाद में कर डाली। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। यही आश्रम क्या हुआ? अब 9 जनवरी 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी, लेकिन जो आश्रम का नाम है, अब देखो आप साबरमती आश्रम को जानते होंगे, तो 1915 में तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसका नाम कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, सॉरी, ये 1917 में हुआ। तो समझ में आया? सत्याग्रह का समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसमें। बस आप इतना लिख लीजिए, यहाँ लिखिए सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम बोला ना मैंने? सत्याग्रह आश्रम स्थापना 9 जनवरी 1915। स्थापना 9 जनवरी 1915 में। नेम चेंज की बात करते हैं तो ये हुआ 1917 में। ये क्या हो गया? साबरमती वाला सुना? साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ऐसा कुछ। साबरमती आश्रम। इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब बात करती हूं मैं गांधी जी के जो आंदोलन हुए, गांधी जी ने जो जो आंदोलन किए। सबसे पहला सत्याग्रह उनका था चंपारण में। चंपारण आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, 1915 में ये हो गया। 1917 में नाम कन्वर्ट हुआ साबरमती आश्रम। चंपारण का पहला सत्याग्रह उनका जो इंडिया का था वो हमारा क्या था? चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह में हुआ क्या था कि 1917 की ये घटना है। चंपारण में अंग्रेज वहां के लोगों से क्या करा रहे थे कि जबरदस्ती 3/20 भाग में क्या करवा रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे। अब नील की खेती करवा रहे थे तो नील की खेती क्या था, उन्हें मन मतलब क्या था कि अगर वो नील की खेती करते तो उससे क्या होता कि उनके खेतों की उपज खत्म हो जाती, जिससे कि वो क्या है ना तो गेहूं बो पाते ना अपने लिए कोई अनाज उगा पाते। तो किसान चाहता था कि हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ना तो वो नील की खेती का पैसा दे रहे थे और ना ही वो क्या कर रहे थे, ना ही वो क्या कह सकते हैं हम ये कि ना ही वो मतलब उनसे जबरदस्ती सामान मतलब नील की खेती उगवा रहे थे, जिससे कि उनके जो धान है गेहूं है वो नहीं हो पा रहे थे। उससे किसान बहुत कष्ट में था। तो उन्हें क्या हुआ, फिर आगे क्या चलता है कि जब लगा कि किसानों को कि हमारे खेतों की उर्वरता खत्म हो रही है, तो वहां पे गांधी जी को बुलाया गया कि भाई ये हमसे इतना काम करवा रहे हैं। किसानों ने अंग्रेजों से कहा भी कि हमें नील का पैसा दे दो या हमें जो खराब फसल है उसका मुआवजा दो। तो क्या हुआ, आपने सुना होगा 3/20 का मतलब ये भी होता है, 3 कठिया पद्धति चलाई गई थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई। अब क्या हुआ, अब सोचो कि गांधी जी को बुलाया भी होगा किसी ने वहां से। तो गांधी जी को बुलाने वाला व्यक्ति था हमारे उस टाइम पे जो राजकुमार शुक्ला था, एक किसान था, चंपारण का किसान। वो गांधी जी से मिला था। इसकी पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। तो उनका डिस्कशन चला कि जी गांधी जी की हमारे यहाँ ऐसे ऐसे विषय है, कृपया हमारे यहाँ पर आइए। तो यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई, चंपारण एग्रोरियन कमेटी, जिसमें मुख्य व्यक्ति कौन कौन थे। पहला था हमारे महादेव देसाई, दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, तीसरे हैं भोलाबाई प्रसाद, फिर है हरि अजमल खान और एक और व्यक्ति हैं जो है नरहरि। अब इन सब को मिलाकर एक कमेटी बनी। अब 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह के मध्य में क्या हो जाता है, हमारा प्रथम युद्ध हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। और अंग्रेज बहुत परेशान होता है, क्योंकि एक तरफ युद्ध है, एक तरफ ये आंदोलन चलना शुरू हो गया, ये सत्याग्रह चलना शुरू हो गया। तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। तो क्या होता है कि अंग्रेजों के कान में ये बात चली आती है कि जर्मनी में मतलब जो इंडिया से अच्छा नील पैदा हो रहा है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे सत्याग्रह को खत्म करने के लिए अंग्रेज तो कुछ ना कुछ करेंगे। अंग्रेज मिला लेते हैं गांधी जी से हाथ, बोलते हैं जी ठीक है, आप नील की खेती का जो भी है, नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी अब। और अब क्या हुआ, नील की कमेटी ने समस्या को हल करने के लिए किसानों के चीजें समझाई। अब जर्मनी में अच्छी गुणवत्ता के कारण अब क्या हो गया कि अच्छी गुणवत्ता हो गई, तो गांधी जी की सारी डिमांडें मानने लगे। और अंग्रेजों ने यह बात का दिलासा दे दिया कि अब जो हमारे जो किसान हैं उन्हें यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या है, उन्होंने कह दिया कि हम 25% मुआवजा किसानों को दे देंगे। अब 25% मुआवजा जब दिया गया खराब फसलों का, तो किसान हो गए खुश, क्योंकि उन्हें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, 25% मुआवजा भी मिल रहा है। तो इस चीज में गांधी जी से लोग बहुत प्रभावित हुए। और इसी इसी चंपारण से प्रभावित होकर गांधी जी को एक मैंने उपाधि बताई थी आपको, महात्मा की उपाधि, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई, तो गांधी जी के द्वारा। इतना आपको समझ में आया, तो आप लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आप चंपारण लिखिए, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, 1917 में होता है चंपारण। 3 कठिया पद्धति का मतलब 3/20, लिख लो, 3 कठिया पद्धति चली गई थी, कठिया पद्धति। और किसके विरोध में चलाया गया था, तो नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। नील की
खेती के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। दूसरा आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे महात्मा की उपाधि मिली, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दी गई। और गांधी जी ने टैगोर जी को गुरु की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली है, तो आप से पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चंपारण सत्याग्रह आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी इसकी कि चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या चीज हुई थी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आंदोलन जिसका नाम है अहमदाबाद मील सत्याग्रह। मैं टॉपिक डाल देती हूं, अहमदाबाद मील सत्याग्रह। अब इसकी बात करते हैं। अब क्या है कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1918 की ये घटना है कि 1918 में ये घटना हुई थी। 1918 में क्या हुआ कि गुजरात में क्या हुआ, तत्काल में क्या हो गया कि प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने से क्या हुआ, अब जब प्लेग फैला, अब प्लेग कैसी बीमारी है वो भी देख लेते हैं। प्लेग एक जीवाणु है, ठीक है, हम इसे काली मौत भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, पास्चुला पैस्टीन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्लेग, पास्चुला पैस्टीन, ठीक है, किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, काली मौत भी कहा जाता है। तो प्लेग बीमारी को सही करने के लिए 2 कमिश्नर भेजे गए यहाँ पर। एक था कौन, एक था हमारे रैंड और एक था एमएस्ट। कौन कौन, एक था रैंड और एक था एमएस्ट। अब रैंड और एमएस्ट ने क्या किया कि प्लेग की बीमारी का, अब प्लेग की बीमारी को क्या कर दिया कि लोगों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, और महिलाओं के साथ क्या किया कि उनका बेहोशी, मतलब वो बेहोश हो रखी थी, तो उनके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। तो अब महाराष्ट्र में भी हमारा प्लेग फैल रहा था उस टाइम पे। तो वहां पे जो हमारे चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु कौन कौन थे, एक था हमारे दामोदर, एक थे बालकृष्ण और एक थे वासुदेव। ये 3 थे, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव। इन तीनों ने मिलकर, अब जैसे हमारे रैंडम एमिस्ट की आपने कहानी सुनी, तो इन्होंने क्या किया कि इन चीजों को देखकर इन्होंने उन्हें गोली मार दी। ठीक है, और जिस कारण इन्हें बाद में क्या कर दिया कि इन्हें सजा दे दी गई। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में इस टाइम पे फैल रहा है प्लेग। अब प्लेग तो फैल रहा है, अब क्या है कि जब प्लेग फैल रहा है तो कोई अगर काम कर रहा है तो भाई पहले अपनी क्या करेगा, अपने आप को बचाएगा। ठीक है, तो वहां के मजदूरों ने भी ऐसा किया। तो उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया। अब अंग्रेज तो चाहेंगे हमें भाई हमारा ये काम करे, तो काम करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि काम ये करें, तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी काम करेगा उन्हें हम क्या करेंगे, 50% का मुआवजा देंगे। ठीक है, 50% का मुआवजा की बात करते हैं, तो 50% मुआवजा की बात हो गई। तो लोग
अपनी बीमारी को छोड़कर काम करने लग गए। अब आपको पता होगा कि हमारा अभी वर्ल्ड वार खत्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड वार चल रहा है। तो क्या हुआ, जब वर्ल्ड वार चल रहा है तो इसमें हुआ हमारा आयात निर्यात बंद कर दिया गया। अब देखो दिक्कत हो गई। आयात निर्यात जब बंद हो गया तो काम का भाई, अब कुछ काम हो रहा है तो उस सामान का क्या करना है जब आयात ही निर्यात बंद हो गया है। अब क्या, तो इसमें भाई जो वो अंग्रेज थे उन्होंने छुट्टी दे दी उन्हें और ना मुआवजा दिया। मजदूर हो गए परेशान। परेशान तो हो गए। अब परेशान का क्या कर सकते हैं। फिर से क्या हुआ, अब गांधी जी की तो खबर पहले से उड़ी थी। फिर बनाई क्या, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन का निर्माण कर डाला। अब यहाँ पे गांधी जी फिर आ गए, उन्हें बुला दिया गया इस समस्या से निपटने के लिए। तो ऐसे समय में एक हमारे भारतीय जो हमारे भारतीय मिल मालिक हैं, जिनका नाम है अंबाभाई सारा भाई, इन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो मजदूर थे उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको काम दूंगा और आपको मुआवजा भी दूंगा 20%, लेकिन आप मेरी कंपनी में काम कीजिए, मेरी मिल में काम कीजिए। अब देखो बोलते हैं कि भैया जिन्होंने चीजें पहले से देख चुका कि भैया 50% मुआवजा की बात हुई और 50% मुआवजा नहीं मिला, तो वो क्यों काम करेंगे। दिक्कत है ना। तो पहली बार भूख हड़ताल हो गई वहां पर, किसके द्वारा, हमारे गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल हुई। तो प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल की। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर में। ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे स्थिति इतनी विकट हो गई कि अंबालाल साराभाई की बहन जो है अनुसुईया साराभाई, इन्होंने अपनी सहायता देकर एक कमेटी का गठन किया, बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल का गठन कर डाला। जिसमें क्या हुआ कि ट्रिब्यूनल में कौन होंगे, अंग्रेज होंगे, खुद उनकी बहन होगी अनुसुईया साराभाई होगी, और अंग्रेज सॉरी गांधी जी होंगे, और जो मजदूर होंगे वो उनके साथ होंगे। अब क्या हुआ, अब जब बात बैठी, सारी मीटिंग बैठ गई, कमेटी बैठ गई, तो एक बात आ गई कि जो बोनस देना है वो कितना देंगे। तो एक पार्ट आ गया कि 35% बोनस देंगे। तो इस बोनस को प्लेग बोनस के नाम से भी जाना जाता है। तब मजदूरों को कितना बोनस मिला, 35% बोनस मिला। अब थोड़े सा मैं अंबालाल साराभाई में प्रकाश डालती हूँ। तो आपने विक्रम साराभाई के बारे में तो सुना ही होगा। अब विक्रम साराभाई कौन थे, अंतरिक्ष विज्ञान के पिता। सुना, अंतरिक्ष विज्ञान के पिता हैं हमारे विक्रम साराभाई। ठीक है। तो ये इनके पिता थे कौन, अंबालाल साराभाई। तो आपको अहमदाबाद जो हमारा आंदोलन है, मिल सत्याग्रह आंदोलन, वो समझ में आ गया होगा। 1918 की वो घटना समझ में आ गई होगी, जो चीजें हुई थी। आपको पता होगा रैंड एमिस्ट को किसने मार दिया, कैसे मारा, रैंड और एमिस्ट, ये ध्यान में रखना, दो अंग्रेज हैं। ठीक है। इन दोनों को किसने मारा था, हमारे चापेकर बंधुओं ने मार दिया। चापेकर बंधु कौन है, तो चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव, दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव, वासुदेव। कितना परसेंट बोनस मिला, तो मिला 35% बोनस। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और तो इम्पोर्टेंट तो डेट है, डेट पूछी जाती है। रैंड एमिस्ट की मृत्यु इस टाइम पे हुई थी, प्लेग होने के कारण इसमें चीजें हुई हैं। तो ये चीज हमारी हो गई अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ, और कल मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊंगी, खेड़ा सत्याग्रह से। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है, तो प्लीज मैं बोलूंगी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। थैंक यू।